नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास का टॉपिक है भारत में कृषि, जो कि सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 30 जुलाई को है, उसके लिए विशेष उपयोगी है। नए डाटा 2022 और 23 के मैंने लिए हैं, इसको अपडेट किया है। और जिस तरह की जो व्यापार वाला वीडियो था जो आपने पसंद किया, बहुत अच्छे आपने उसमें अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएँ दी, तो उसी प्रकार से प्रयास रहेगा मेरा कि जो पहला पेज है वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाए। इस प्रकार के नोट्स को अपडेट करने का मैंने प्रयास किया है। अब चूंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, ये भूगोल में भी आता है कृषि, और उद्योग और व्यापार भूगोल में भी है और अर्थव्यवस्था में भी है। तो अब चूंकि अर्थव्यवस्था के अंदर अलग से दे रखा है इसको, तो संभावना ये बन जाती है कि प्रश्न जो बनेगा उसमें जैसे वृद्धि दर है, जीडीपी में योगदान है, जैसे इसका जो विदेश व्यापार में योगदान है, औसत आय है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न जो है वो ज़्यादा बनने के चांस है, वहाँ से प्रश्न आने का ज़्यादा चांस है। हालांकि कृषि एक लंबा चौड़ा टॉपिक है और इसमें फसलें, फसलों के प्रकार, उत्पादक राज्य, जो इस प्रकार की भी कई फसलों की बीमारियाँ, फसलों का तापमान वगैरह, वर्षा, मिट्टी, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। मगर वो कृषि का जो भूगोल वाली अप्रोच है वहाँ से ज़्यादा बनते हैं। इकोनॉमिक अप्रोच की बात करें तो ज़्यादा संभावना बनती है कि आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, जैसे वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा, सबसे कम, एमएसपी वगैरह, इस प्रकार बजट है, बजट की घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं कृषि से संबंधित, इनके ज़्यादा चांसेज है। फिर भी अब तो वो तो देखो पेपर बनाने वाले के ऊपर निर्भर है। तो एग्रीकल्चर का टॉपिक आपके अन्य एग्ज़ाम में भी, चाहे वो आरएस वाला हो या कोई और एग्ज़ाम हो, उसमें भी काम आ जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और ये जो नोट्स हैं ये आप वीडियो सुन लो आराम से, और उसके बाद में पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो और हाँ, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर कर लेवें। तो लगभग भारत की जो आधी आबादी है और आधी भूमि है उस पर भारत में कृषि की जाती है। यानी लगभग आधी जो आबादी है ना, वो भारत में कृषि के ऊपर निर्भर है और लगभग आधी ज़मीन पर ही कृषि की जाती है। जीडीपी में कृषि का योगदान क्या है, यानी देश का जो कुल सकल घरेलू उत्पाद है, यानी देश की जो कुल आमदनी है, उसमें खेती जो है कितना योगदान दे रही है। तो एक टाइम था जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय 56% था, 2021 में 19% था और 22-23 में 18.3% था। मोटे तौर पे आपसे मान लो कई बार वो पूछ लेते हैं कि 20%, 30%, 10%, तो वहाँ पे आपको लगभग 20% आपको याद रखना है। यानी मान लीजिए कुल 100 रुपये अगर कमाई हो रही है तो कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो क्षेत्र है उससे हो रही है 20%। कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो कृषि आ जाता है, ध्यान रखना आप इस बात को। द्वितीयक क्षेत्र में आ जाते हैं उद्योग। प्राथमिक में जैसे कृषि आ गया, पशुपालन आ गया, मत्स्य पालन आ गया, खनन आ गया, यानी ऐसी चीज़ें जो सीधे हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है, या प्राथमिक जो उत्पाद है वो। दूसरे में आ जाते हैं उद्योग, और तीसरा जो क्षेत्र है उसमें आ जाता है सेवा क्षेत्र, जिसमें सेवा में परिवहन आ जाएगा, व्यापार आ जाएगा, आदि चीज़ें जो है वो उसमें, और जो नौकरी पेशा है वो आ जाएगा। तो हमें आगे उद्योग भी देखना है और सेवा भी देखना है, उसके अलग वीडियो हम लगाएंगे, क्योंकि कृषि वाला टॉपिक अपने आप में बड़ा है। मैंने इसको प्रयास किया है कि आपको सुपरफास्ट रिवीजन की दृष्टि से मेन बातों के हिसाब से आपको करवा दूं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आपको 2022-23 का डाटा याद रखना है। पॉइंटों में आए तो 18.3 या 30, या लगभग आप इसे याद रखें कि 20, ठीक है, 20%। जीडीपी में वृद्धि दर जो है वो कितनी रही? जीडीपी की वृद्धि दर 6.1% है, यानी भारत का जो कुल सकल घरेलू उत्पाद है, जितना मान लो पिछले साल हुआ उसका 6% और बढ़ा। कृषि द्वारा रोजगार लगभग 42% है। वैसे तो 50% आबादी इस पर निर्भर है, पर रोजगार जो है वो 42% लोग इसमें रोजगार लेते हैं। एक बात आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले कृषि ज़्यादा थी, अब कृषि का योगदान कम है। तो ये एक बढ़ती अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। जितने भी विकसित देश हैं उनकी जीडीपी में कृषि का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता जाता है, दूसरे और तीसरे क्षेत्र का, विशेषकर तीसरे क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। भाई जैसे परिवहन हो गया, सड़कें हो गई, व्यापार हो गया, सेवा क्षेत्र हो गया, सर्विस सेक्टर,
नौकरियां हो गई प्राइवेट और सरकारी, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाते हैं सेवा क्षेत्र में। तो भारत जो है आज़ादी के बाद से वर्तमान तक प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कम होता जा रहा है और तीसरे क्षेत्र का हिस्सा दूसरे और तीसरे का बढ़ता जा रहा है। आप सोचेंगे कि भाई इस प्रकार से कृषि कम हो गई तो खाएंगे क्या? बात ये भी सही है, कृषि के बगैर तो जीवन संभव ही नहीं है। और शहरों की जो उनकी व्यवस्था है, उनकी जो भी मान लो वैभव है, वो गाँव की कृषि के ऊपर निर्भर करता है। जिस साल मानसून अच्छा होता है, कृषि अच्छी होती है, मार्केट में आमदनी भी अच्छी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कृषि को मतलब कम कर दिया जाएगा, मगर स्वाभाविक ये है कि पहले लोग, ज़्यादातर लोग खेती के ऊपर टिके हुए थे, उतना काम नहीं था। मान लो अब हम पढ़ते हैं ना बेरोज़गारी में कि जैसे जो अदृश्य बेरोज़गारी, तो उसमें क्या होता है कि मान लो एक खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 6 हटा दें तो भी वो 4 लोग भी अगर काम करेंगे तो भी उतना ही उत्पादन होगा। तो उस हिसाब से जो है वो स्थिति थी। अब क्या है, दिनों दिन लोगों के पास टाइम भी कम होता जा रहा है, समय कम है, व्यस्तताएं बढ़ रही है और वो काम ज़्यादा कर रहे हैं, क्यों? उनके पास ऑप्शन आ गए ना। ऑप्शन नहीं था तो करें क्या? केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है ये पूछा जा सकता है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। राजस्थान में पहला पृथक कृषि बजट, अलग से कृषि बजट कब जारी किया गया? तो इस साल नहीं, इस साल तो किया गया था, पिछली बार ही कर दिया था 2022 में ही। कृषि निर्यात नीति केंद्र सरकार ने कब अपनाई? 2018 में नवीनतम नई कृषि नीति। ये तो है निर्यात नीति, ये है कृषि नीति 2021। देखो ये 3-4 डाटा आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष, मिलेट्स यानी मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, रागी वगैरह, तो ये जो है इस किस वर्ष को मनाया जा रहा है? वर्ष 2023 को। तो इसके संबंध में करंट अफेयर में हमने पढ़ा, मिलेट्स कॉन्क्लेव जो है वो जयपुर में, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में और क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान बाड़मेर में स्थापित किए गए हैं। भारत का जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो हैदराबाद में है। पीएम प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो ये है किसानों के लिए, कुसुम जो है ना किसानों के लिए सौर ऊर्जा से संबंधित है, सौर पंप लगाने से संबंधित ये योजना है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य की घोषणा जो है वो हुई थी आज से 4-5 साल पहले 2018 में, तो 15-16 में की थी लगभग। तो उसमें जो है वो ये कहा था कि कब तक की 2022 तक आय को दोगुनी करने की बात कही गई थी किसानों की। तो इसमें जो डाटा निकाले गए हैं, ये डाटा जैसे अब क्या कृषि के डाटा आसानी से अवेलेबल नहीं होते, या तो भारत की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें, वो भी क्या बहुत बड़ी PDF है, बड़े पेज है उसमें, या फिर जैसे कुछ और जो कृषि मंत्रालय के और कुछ डाटा है जैसे उनमें वहाँ ये कुछ उनको कलेक्ट किया। तो 2015-16 में कृषक परिवार की औसत आय 8,000 रुपये थी एक कृषक परिवार की, और 2018 में 10,000 रुपये हैं। उसके आगे के डाटा अभी उपलब्ध नहीं है। तो 4 साल बाद ये 8 के अगर 16,000 हो जाते हैं तो मान लेंगे कि दुगुनी हो गई, और नहीं तो फिर नहीं हुई। तो आप फिलहाल 2018 तक के डाटा जो उपलब्ध है तो आप उसमें 10,000 रुपये मान के चलिए कि एक कृषक परिवार की औसत आय 2018 के अनुसार 10,218 रुपये थी। अब देखिए जैसे कृषि के में कमी हो रही है, जैसे आज़ादी के समय ज़्यादा था अब कम है, कारण क्या है? उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि, ये बात हम कर चुके हैं। अब थोड़ी सी पंचवर्षीय योजनाओं की बात कर लेते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चली थी, दूसरी फिर 56 से 61, तीसरे 61 से 66, ये तो आप जानते ही हैं। तो हम केवल वो डाटा लेंगे जहां कोई खास घटना घटी। आप देखना जैसे व्यापार वाले में भी आपके कमेंट्स आए कि प्रश्न अगर पढ़ा हुआ तो बहुत सरल लगता है कि किस वर्ष व्यापार का जो है भारत में पक्ष में रहा संतुलन, तो उसमें 2 ही वर्ष दे रखे हैं किताब में और वो आपको करवाए थे। अब पढ़ लेते हैं तो वो क्वेश्चन सही हो जाता है, पढ़ा हुआ नहीं है तो तुक्का लगता नहीं है फिर। तो 51 के समय पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, दूसरी योजना में उद्योगों पर फोकस किया गया था। तो पहली योजना में कृषि की वृद्धि दर रही 2.7%। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए अगर पिछले साल 100 क्विंटल अनाज हुआ या 100 क्विंटल टन, जितना मान लीजिए 100 का आप मान लीजिए,
तो 100 बोरी अनाज हुआ तो वहाँ 102 100 का 102.7 हो गया, तो 2.7%। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी जो कि फिर 56 से 61, 61 से 66, तो उसमें सबसे कम रहा क्योंकि भारत चीन युद्ध हो गया, भारत पाक युद्ध हो गया, तो कृषि वृद्धि दर सबसे कम रही तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरे में से याद रख लेना, एकदम थर्ड डिवीजन आ गई तीसरे में, ठीक है। अब है आठवीं जो है ना, आठवीं में जैसे आप ऐसे ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा अब तक की सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो है 4.68% जो है वो रही, ठीक है, 4.68%। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 जो कि लास्ट योजना थी, उसके बाद में कोई नई योजना की डाटा नहीं आए। पंचवर्षीय योजना एक तरह से अघोषित रूप से समाप्त कर दी है। योजना आयोग भी चेंज हो गया, नीति आयोग बन गया। तो 12वीं में 1.6% थी। तो ये 4 डाटा आपको ध्यान में रखना है। पहले का पूछ सकते हैं 2.7, सबसे कम सबसे ज़्यादा का पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी योजना में, तो सरल ही है, देखो थर्ड डिवीजन आई, थर्ड में सबसे कम, 8वीं में सबसे ज़्यादा। ऐसे ध्यान रख लें कि 8वीं क्या है, बोर्ड हो जाती है ना क्लास आजकल, तो 8वीं में सबसे ज़्यादा, ऐसे ट्रिक से आप याद रख लेना। एमएसपी को लेकर भी जो है एक प्रश्न बन सकता है, और यहाँ पर आपने 8वीं तक का तो देख लिया, 12वीं का भी देख लिया। इस वर्ष कितनी रही वृद्धि दर वो भी अभी हम देखेंगे। तो 2022-23 में कृषि वृद्धि दर जो है वो 3.5% रही है, 3.5%। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब इसका कई बार डिटेल वाला प्रश्न आ जाए कि भाई ये कौन जारी करता है? केंद्र सरकार में भी कौन जारी करता है? तो ये यहाँ पे कृषि और लागत मूल्य आयोग। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है ये कि जैसे किसान फसल बोते हैं, तो मान लीजिए बाजरा बोया, अब उनको लगता है कि भाई बोएं कि नहीं बोएं, क्या पता प्राइस गिर नहीं जाए, तो सरकार पहले ही तय कर देती है बोने से पहले कि भाई इस भाव से तो हम ले लेंगे, कृषि मंडी ले लेगी, इससे ज़्यादा मार्केट में बिकता है तो बेच दो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इस भाव से तो सरकार ले लेगी। तो किसान फिर क्या है, प्रोत्साहित होते हैं और वो फसल को ज़्यादा बोते हैं। तो कृषि और लागत मूल्य आयोग, पहली बात इंपॉर्टेंट। दूसरी, कुल कितनी फसलों पर? तो 22 याद रखना, 22 फसलों पर समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, जिसमें रबी की फसल और खरीफ की फसल बोने से पहले। कई बार ये भी पूछ लें कि भाई कब, तो पढ़ा हुआ नहीं है, आइडिया नहीं है ना, तो कि भाई हम सोचते हैं कि भाई काटने के बाद, नहीं, फसल बोने से पहले ही कहते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, इस भाव से तो आप दे ही देना। तो फिर किसान निश्चिंत होकर जो कार्य करते हैं, जारी करते हैं। 1967 में पहली बार गेहूं जो है उस फसल की एमएसपी जारी की गई, 54 रुपये। देखो उस टाइम क्या भाव थे, 54 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। 2023-24 की बात करें हम, जो कि आप इंटरनेट पे देखेंगे, तो जून जुलाई तक के डाटा इसमें है, मई जून तक के। तो गेहूं की एमएसपी जो है वो 2125 रुपये। मेरे ख्याल से फ़ॉन्ट ज़्यादा छोटे तो नहीं है ना, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। और धान जो है यानी चावल का 2183 रुपये। तो इसमें 143 रुपये की चावल में वृद्धि की गई है। यानी इस भाव से तो किसान फसल काटने के बाद में कुछ भी भाव, इस भाव से गवर्नमेंट ले लेगी, तो किसान निश्चिंत हो जाता है। तो अब आप समझ गए एमएसपी कौन जारी करता है 22 फसलों पे, 67 में पहली बार। गेहूं चावल की याद रखो तो रख लेना, नहीं आप थोड़ा ध्यान में नॉर्म ये ज़रूर आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कृषि वृद्धि दर 3.5, जीडीपी में योगदान लगभग 20, 18 पॉइंट कितना था, 18.3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से पूरी उम्मीद है कि इस पेज से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। आपके अर्थव्यवस्था में 4 टॉपिक है, एक तो विदेश व्यापार है, और एक कृषि है, एक उद्योग है, एक सेवा क्षेत्र है। तो अनुमान है कि 4 या 5 प्रश्न या 3 से लेकर 5 प्रश्न इन टॉपिक से आ सकते हैं आपके। केंद्रीय बजट में कृषि के लिए आवंटन, इस बार जो केंद्रीय बजट था सरकार ने जारी किया, कृषि के लिए कितना, कृषि के खर्च के लिए उसमें से कितना भाग रखा, तो 2.8। ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था। कृषि टॉपिक को अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो इस प्रकार के ये डाटा से प्रश्न बन सकते हैं। कृषि और इससे जुड़े पदार्थों का निर्यात में अच्छा फायदा जो है हुआ है। 2022 की बात करें तो $53 बिलियन भारत ने
जो है निर्यात किया, ठीक है, ये निर्यात है, और ये आयात जो है वो है 35 बिलियन डॉलर, ठीक है। आया अपने यहाँ 35 और गया 53, तो फायदा हुआ ना। तो इस प्रकार से कृषि के मामले में, कुल तो नहीं, कृषि के मामले में, कुल का तो हमने पढ़ा था उस वीडियो में, आप देखना, अमेरिका के साथ में संतुलन है। तो कृषि के मामले में अनुकूल व्यापार संतुलन जो है भारत में देखने को मिलता है। भारत में कृषि जलवायु प्रदेश कुल कितने हैं, तो ये 15 है। अभी हम आराम से ट्रिक से याद कर लेंगे, ठीक है। कृषि डाटा जारी कौन करता है? कृषि के डाटा देखो, एमएसपी जारी करता है वो लागत मूल्य आयोग। कृषि और लागत, लागत क्या होती है? जितने रुपए लगते हैं कि भाई इतनी तो लागत पड़ी है, इतने में हमारे आया है, कहते हैं ना ऐसे, तो वो लागत, तो आप याद रख लेना इसको। अब है कृषि डाटा है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI। तो मैंने कुछ डाटाज यहाँ से भी, इस साइड से भी, यहाँ से भी लिए। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई? 2004 में हुई। अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन। पराली जलाने की घटना भी काफ़ी चर्चा में रहती है और सरकार का प्रयास रहता है कि इससे जो इस पर कंट्रोल हो, क्योंकि वातावरण प्रदूषित होता है। तो ये कब होती है? ये रबी की फसल से पहले जो है वो की जाती है, ठीक है। तो आगे देखें, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आप इसको रिवीजन कर लेना, PDF से और रीडिंग लगा लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम आ जाते हैं ट्रेडिशनल चीज़ों पे। आर्थिक जो डाटा थे वो हो गए हैं। अब कई बार क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकता है कि भारत की जो कृषि है उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, कौन सा नहीं करता, ठीक है। अब उसमें मान लो कोई और चीज़ ऐसे दे दिया अलग से कोई, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो, वर्षा से होती है, जल से होती है, मिट्टी का प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी उपजाऊ है कि अनुपजाऊ, आर्द्रता, वातावरण में नमी है कि नहीं, तापमान कम या ज़्यादा, तापमान के अनुसार ही फसल होती है। कई बार आप देखते हैं कि ज़्यादा पाला पड़ गया, ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो फसल नष्ट हो जाती है। तो ये भौतिक भौगोलिक कारक है। ऐसे कारक अलग अलग याद नहीं रखने आपको केवल समझना है। कुछ संस्थागत कारणों की बात करें, संस्थागत का मतलब इंस्टीट्यूट की ओर से, सरकारों की ओर से, तो इसमें भूमि सुधार अधिनियम जो है उसका भी योगदान होता है। चकबंदी का भी फर्क पड़ता है। चकबंदी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो छोटे छोटे बिखरे बिखरे खेत है, इस टाइप का है, एक इस टाइप का है, एक इस टाइप का खेत है, ठीक है, एक यहाँ इधर कोई टुकड़ा है इस टाइप का, एक यहाँ टुकड़ा अलग, इन सब को अगर मान लो एक बना दें, चकबंदी कर दें छोटे छोटे खेतों की, तो वहाँ पे अच्छी फिर फसल हो सकती है। काश्तकारी नियम, इनका भी फर्क पड़ता है। संरचनात्मक कारक, इसमें तकनीकी उपकरण आ गए, भाई आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी है। उन्नत बीज का फर्क पड़ता है, खाद का फर्क पड़ता है, सिंचाई, ऊर्जा, कृषि साख। साख क्या होता है? क्रेडिट, मतलब ऋण, लोन जो लिया जाता है वो सरकार देती है, तो उस पर भी किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह से, तो उसमें ब्याज कम लगता है, कई बार माफ़ भी कर देते हैं। विपणन, मार्केटिंग, किस प्रकार से आपने उसको कृषि मंडी के माध्यम से उसको बेचा। कई बार आप देखते हैं कि अखबारों में आता है ना कि कृषि मंडी में किसानों की लाइन लगी है, अनाज, मूंगफली आदि की जो है साधन वो बाहर खड़े हैं, नंबर नहीं आ रहा, नष्ट हो रही है, तो वो विपणन की थोड़ी कमियां हो सकती है। राजनीतिक, प्रशासनिक और तकनीकी कारण में MSP, ठीक है, बीमा, फसल की बीमा भी मायने रखती है। ऋण, साख, भंडारण, स्टोरेज सही नहीं है, गोदामों में अनाज सड़ गया, ऐसी न्यूज़ आती है ना, कई बार बारिश से भीग गया। वितरण, ई कृषि, ऑनलाइन चीज़ों को करना, किसान कॉल सेंटर, ई चौपाल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इन सब चीज़ें भी मायने रखती है। तो ऐसे कई कारण हैं जिससे कृषि प्रभावित होती है। तो इसको याद नहीं रखना, केवल समझना है। कल को प्रश्न इस टाइप का आ जाए विश्लेषण वाला, तो आप उसको कर पाएंगे। सस्य गहनता क्या होती है? देखो, सस्य का मतलब ही जो है क्रॉप है, फसल है, तो अब आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो समझ आएंगे। सस्य गहनता का मतलब कि गहराई, डेंसिटी कितनी है, कि एक वर्ष में आपने एक खेत में कितनी फसलें उगाई। जैसे हमारे मान लो चूरू साइड में बारानी कृषि है, बारानी यानी वर्षा के ऊपर निर्भर है, तो हमारे केवल एक ही फसल उगाते हैं। वो कई बार तो ठीक हो जाती है, कई बार ठीक ठाक होती है, कई बार ख़राब हो जाती है, कभी कभी बहुत अच्छी हो जाती है। अब मान लो वहाँ पानी हो ज़मीन में, उस स्थान पर 2 फसल भी ले लेते हैं, 3 भी ले लेते हैं। ज़मीन बहुत अच्छी है, नहर की सिंचाई है, तो फिर 4-4 फसल भी हो जाती है। तो एक वर्ष में जितनी फसलें उगाएंगे वो गहनता। रिले क्रॉपिंग,
एक फसल में 4 बार कृषि करना, है ना, लाइन लगा देना, है ना, इसमें भूमि को बिल्कुल भी आराम नहीं करने दिया जाता। फसल चक्र या सस्य आवर्तन, अब ये शब्द आ जाए ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं भी सस्य आवर्तन क्या होगा। सस्य यानी फसल, आवर्तन मतलब बदलना। तो जैसे हमारे सामान्यतः बारानी कृषि में क्या होता है, मान लो इस बार गवार वगैरह बोया है तो अगली बार बाजरा बो देते हैं, फिर अगले बार वापस ग्वार बो देते हैं, बीच बीच में कई बार ये दालें हैं ना, मोठ, मूंग वगैरह ये भी बोते हैं। तो ये क्या है, वो सस्य आवर्तन है, बदल बदल कर फसल बोना। जैसे आप भी पढ़ते हो ना, सब्जेक्ट एक से बोर हो जाते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हो, तीसरा पढ़ते हो, तो ज़मीन भी बोर होती है, भूमि भी क्या है, उसकी उर्वरता बनी रहे। एक बार अनाज बोने के बाद में दलहन फसल उगानी चाहिए। दालें जो है ना, ये क्या करती है, ज़मीन को उपजाऊ बनाती है, नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर स्थिरीकरण करती है जड़ों में। राइजोबियम जीवाणु होता है दालों की जड़ों में पाया जाता है वो। कृषि वर्ष क्या है, अब देखो सिंपल प्रश्न है, ध्यान में नहीं हो, पढ़ा हुआ नहीं हो। अब एक बार पढ़ लिया, इस कई चीज़ें ऐसी कि एक बार सुन लिया पढ़ लिया ना तो भी याद हो जाता है, प्रश्न आ जाए तो जैसे 1 अप्रैल से तो अपने होता है वित्तीय वर्ष, और ये होता है 1 जुलाई से 30 जून। तो 1 जुलाई से आप कैसे याद रहेगा भाई, बारिश आती है, मानसून आता है जुलाई में, तो 1 जुलाई, सीधी सी बात। सभी खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब खाने वाले अन्न, एक तो खाद्यान्न होता है, एक दलहन मतलब दालें होती है, एक तिलहन मतलब तिल जिनसे तेल निकलता है वो, एक जैसे व्यापारिक फसल, व्यापारिक, या फिर उसको कहते हैं नकदी फसल, यानी कि उनको हम घर पे नहीं रखते, मतलब ज़्यादा घर पे रखे करेंगे क्या, मान लो सरसों है, अरंडी है, तिलहन भी हो गया, कपास है, गन्ना है, तो ये कोई खाने के लिए घर पे थोड़ी रखेंगे, घर पे पड़ा है। बाजार तो मान लो 10 बोरी घर पे रख लिया कि खा लेंगे, गेहूँ अगर रख लिया 20 बोरी रख लिया कि काम आ जाएगा। परंतु ये चीज़ें जो है ना, ये व्यापार की दृष्टि से ही होती है, इनको व्यापारिक ही बोलते हैं कि लिया और सीधा नकदी बांटा, मतलब उगाई और नकदी बांटा, मतलब इस हिसाब से नकदी कर लिए उसके पैसे। चावल, अब कुछ भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलों की हम और आ जाते हैं। अब जैसे जो टॉपिक है ट्रेडिशनल, उसकी ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे, कि चावल जो है, अब मान लो प्रश्न ऊपर वाली चीज़ों से न पूछ के सीधा इस टाइप का पूछ लें, क्यों पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछने वाला बड़ा होता है। तो चावल क्या है, भारत की प्रमुख और सबसे अधिक उत्पन्न होने वाली खाद्यान्न फसल है। खरीफ की फसल है, ध्यान रखना, खरीफ में जैसे चावल 3 अक्षर ऐसे याद रख लेना, या खरीफ में जैसे कुछ मोटे अनाज की फसल, तो ऐसे थोड़ा ट्रिक से याद रख लेना कि चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे व्यक्ति का मोटापा बढ़ता है। तो कोई भी आप ऐसे जोड़ के याद रख लेना, चावल है, बाजरा है, कपास है, गन्ना है, ये खरीफ में आ जाते हैं। अब कई बार सिंपल प्रश्न भी पूछ लें, आपने रटे बहुत सारे डाटा, सिंपल पूछ लिया रबी खरीफ की फसल, कौन सी रबी की है कौन सी खरीफ की, तो वो मूड पर है। जैसे राजस्थान के प्रश्न बहुत सिंपल पूछ लिए थे पिछली बार कुछ तो शर्तें क्या है, मिट्टी चिकनी हो, ठीक है, यानी महीन हो, दोमट मिट्टी हो, गर्म जलवायु, वर्षा 75 से 200 सेमी, यानी अच्छी खासी वर्षा जो है एकदम तरबतर चाहिए। तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्यतः या तो एयर कंडीशन कमरे में रखते हैं 18, 20, 22, या फिर जैसे आप सर्दियों में दिन में आप थोड़ी महसूस करते हैं, तो वो। विश्व में पहला स्थान चावल में चीन का है, चावल चीन, चाची, ठीक है। दूसरा स्थान भारत का है। आबादी का मामले के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल जो है उसमें चावल होते हैं, जो गंगा नदी का जो डेल्टा है वहाँ वाला इलाका। गोदावरी, ये देखो इम्पोर्टेंट है, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टे को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। दक्षिण में कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच वाला जो हिस्सा है, जो दोआब क्षेत्र है, और उसका नीचे वाला जो डेल्टाई हिस्सा है, तो उस डेल्टाई हिस्से को चावल का कटोरा याद रखें, कृष्णा गोदावरी। चावल की 3 फसलें, एक तो अमन शीतकाल में बोते हैं, ओस शरदकाल में, और बोरो गर्मियों में। आप कहेंगे कि फिर ये तो रबी खरीफ की है तो शीतकाल कैसे, कुछ फसलें हैं, कुछ इसके किस्में हैं जो। अब चावल के किस्मों का प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। बासमती महंगा चावल आता है ना, गोविंद भोग, कावेरी, चंबल, ये 2 नदियों के नाम से, पुस्सा, पद्मा, बाला, सांबा, कामिनी, अन्नपूर्णा। थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना, जैसे 2 या 3 देते हैं तो एक तो आप पहचान ही लोगे। गोल्डन राइस विटामिन ए युक्त जीन परिवर्तित किस्म है।
राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र इम्पोर्टेंट कटक ओडिशा में है। बाजरे का जो है वो हैदराबाद में है, हैदराबाद। ठीक है, सर्वाधिक चावल पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो चावल की हमने बात कर ली कि कहाँ कहाँ पश्चिमी बंगाल है, गोदावरी कृष्णा का डेल्टा है, चीन में ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। गेहूं की बात करें, गेहूं 2 अक्षर है, रबी की फसल है, सर्दियों में बोई जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा चीन, क्योंकि चीन जो है ना वो ज़्यादातर में आपको आगे दिखेगा कृषि के मामलों में। आबादी भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल भी बड़ा है, नदियाँ भी है, कुछ उसका प्रशासनिक सुधार भी हुए हैं। भारत का वही दूसरा स्थान है। हरित क्रांति जो हुई थी 1966 में, हरित क्रांति का भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इसमें आपके टॉपिक है ना भारतीय कृषि वृद्धि और विकास, ये आपके टॉपिक है सेकेंड ग्रेड में, वृद्धि व विकास। तो इसमें आप क्या देख पाते हैं, जैसे मनोविज्ञान में पढ़ते हो ना वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वही बात है कि वृद्धि हुई है कृषि के अंदर, कितनी हुई है, किस हिसाब से हुई है, आज़ादी के समय क्या थी, अब क्या है। ठीक है, डाटा के हिसाब से इतना % थी पहले, अब इतनी हो गई, पहले इतने क्विंटल होते थे, अब इतने क्विंटल हो गए। विकास में क्या चीज़ आ जाती है, विकास बहुआयामी आ जाता है कि भाई वृद्धि तो हुई पर उसका फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो इसमें फ़ायदे वाली चीज़ें कि भाई ग्रोथ जो है वो तो हुआ, पर डेवलपमेंट किन किन का हुआ। तो जैसे मान लो हरित क्रांति है, हरित क्रांति से गेहूँ, चावल, इनकी फसलें तो बड़ी, फ़ायदा तो हुआ, मगर कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए। जैसे अत्यधिक रसायन उर्वरक से बीमारियां होने लग गई, पर्यावरण संतुलन पर फर्क पड़ रहा है, केवल कुछ ही क्षेत्रों में विकास हुआ है, बाकी वंचित है। तो ऐसे कई उसके वो है। तो वृद्धि और विकास जो है टॉपिक दे रखा है इसका। हरित क्रांति जो है 66 में हुई, सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। वर्षा, अब गेहूं के लिए बात चल रही है, वर्षा 50 से 75, तापमान 10 से 25 डिग्री। सर्दी का मामला है तो तापमान थोड़ा कम हो गया ना। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा यूपी में। देखो आबादी भी सबसे ज़्यादा अपने यूपी में है। पंजाब हरियाणा भी है गेहूं में, परंतु 2 नंबर पे है। फिर गेहूं की किस्मों में सोना कल्याण, गेहूं का कलर भी देखो सोने के जैसा सही होता है, येलो, तो आप याद रखें सोना कल्याण। प्रताप, अर्जुन, पूसा, बेकर पूसा उसकी भी है चावल की। अन्य फसलें जो है, जो मोटा अनाज नहीं है, जवार है मोटा अनाज। ठीक है, तो ये भी रबी की फसल है, जबकि जवार जो है वो खरीफ की है। सही है ना, कहीं गलत हो तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, सर्वाधिक यूपी जो, और जवार सर्वाधिक महाराष्ट्र, ये हिमानी ज्योति इसकी जो की है। आगे चले, बाजरा। ठीक है, ये टारगेट 30 जुलाई के हिसाब से सेट किया आपके, कि हमारा प्रयास है कि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी या रिवीजन करवाई जाए अच्छे से अच्छा। तो इसमें करंट अफेयर मैंने करवा दिया है कंप्लीट। एक क्लास कोई और ले लेंगे, उसमें योजनाओं की ले लेंगे, और उसके अलावा राजस्थान पॉलिटी के 2-3 टॉपिक बाकी है, और ये अर्थव्यवस्था के 4 जो है वो 4 या 5 क्वेश्चन आने वो करवा देंगे। फिर प्रयास रहेगा कि अभी 10-12 दिन है तो 1-2 मैराथन और हो, जिसमें विश्व का भूगोल, विदेश नीति नेहरू जी की, और इस टाइप के कुछ टॉपिक है उनको हम देखें। बाजरा जो है मोटा अनाज में आता है, तापमान 25-30 डिग्री, क्योंकि ये 30-35 भी इसमें चलता है। बलुई मिट्टी है, शुष्क जलवायु में हो जाता है आराम से। राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। बाबापुरी, मोती, HB इसकी किस्में है। मक्का जो है ये दोमट मिट्टी, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये याद रखना। मक्का किस्में गंगा, विजय, रतन, रणजीत, माही, धवल, माही, कंचन, ये आपको याद रखने हैं 2। तिलहन में कई चीज़ें आ जाती है, इनसे तेल निकलता है, जैसे सरसों रबी की है। ठीक है, मूंगफली खरीफ की है। मूंगफली याद रख लेना, जैसे सर्दियाँ आती है तो सर्दियों में मूंगफली के ठेले लगते हैं, धुआं निकलता रहता है, वहाँ सेकते हैं, गर्मा गर्म लेते हैं सिकी हुई। तो ऐसे आप याद रखना, सर्दियों में खाते हैं ना, तो सर्दियों में खाने इसका मतलब खरीफ में हुई है, तभी तो वहाँ तक आ गई फसल कट के सर्दियों में। सर्वाधिक सरसों राजस्थान, सर्वाधिक मूंगफली गुजरात। तो गुजरात को भी ऐसे याद रख लो कि रात में जैसे 9, 10, 11 बजे मूंगफली खाते हैं, टाइम पास करते हैं, रात गुजारते हैं, ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। सर्वाधिक सूर्यमुखी कर्नाटक, सूर्य को देखने से मन एकदम टकाटक हो जाता है तो कर्नाटक। कॉफ़ी पीने से मूड टकाटक हो जाता है तो कॉफ़ी सर्वाधिक कर्नाटक। ठीक है, ऐसे आप ट्रिक से भी कई चीज़ें याद रख सकते हो। सर्वाधिक सोयाबीन MP मध्य प्रदेश,
सर्वाधिक नारियल तमिलनाडु, ठीक है, तो लाडू बनते हैं नारियल से। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा जोड़ के याद रख सकते हो चीज़ों को। दालें, दालें जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करती है, फलीदार होती है, फलियां लगती हैं ना उनके, और भारत का इसमें पहला स्थान है। गन्ना, इसका जन्म स्थान भारत है, विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, ठीक है, ब्राज़ील। दूसरा स्थान, कॉफ़ी में भी ब्राज़ील है, कहवा भारत का है। फिर खरीफ की फसल है गन्ना, ध्यान रखना गन्ना खरीफ की फसल है। ये लगभग साल भर लेता है क्योंकि काफ़ी लंबाई जाती है इसकी। वर्षा 100 से 200 सेमी, अच्छी वर्षा चाहिए क्योंकि पूरा जूस है, इसमें पानी पीता है ये। तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक उत्पादन यूपी, गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, जबकि चीनी का उत्पादन यानी चीनी की मिलें जो है वो महाराष्ट्र है। अब यहाँ से क्वेश्चन आप ध्यान रखना, चीनी की मिलें महाराष्ट्र में, गन्ना भी है महाराष्ट्र में, पर चीनी की ज़्यादा मिलें महाराष्ट्र में है। चाय जो है वो 150 से 250 वर्षा, तापमान ये, और सबसे ज़्यादा असम, याद रखना। दार्जिलिंग की चाय सबसे बेस्ट क्वालिटी की। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पर्वतीय ढालों में जो है इसकी कृषि होती है। और चाय उत्पादन और उपभोग में प्रथम स्थान चीन का है, चीन में ही चाय पैदा हुई मानी जाती है, भारत का दूसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच और एक वो है कोलंबो, श्रीलंका में। कहवा यानी कॉफ़ी, 2 किस्म है, अरेबिका और रोबेस्टा, सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ी, इसे आप ध्यान रखना, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ इसे कहते हैं, ये कोई बाबा जी थे, ये लेके आए थे पौधा। कपास की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, इसके लिए काली मिट्टी। अब देखो यहाँ पे आप याद रखना, कपास होता है सफ़ेद, मिट्टी चाहिए काली, ऐसे। अब हालांकि ऐसा नहीं कि केवल काली मिट्टी में ही होगा, अब गंगानगर हनुमानगढ़ में भी हो जाता है, परंतु प्राकृतिक रूप से ये काली या लाल काली। तो समय 200 दिन, भारत का विश्व में दूसरा स्थान, सफ़ेद सोना भी कहते हैं। जूट, जूट से आप देखते हैं चटाई, बोरी, धान वाली, अनाज वाली वो ना, सूतली वगैरह वो, तो ये रेशेदार फसल है, धागे होते हैं रेशेदार। दोमट और कछारी मिट्टी पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक, बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल। रबड़, रबड़ जो है वो जन्म स्थान है ब्राज़ील। उष्णकटिबंधीय पौधा है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड, भारत में केरल में, याद रखना। तंबाकू पुर्तगाली लेकर आए, विश्व में सबसे ज़्यादा चीन, दूसरा स्थान भारत का, भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश। तंबाकू आंध्र प्रदेश, मतलब से ट्रिक याद रख लो कि तंबाकू खाने से आंधा हो जाओला, तंबाकू खाना आंधा हो जाओला, आंध्र प्रदेश। नारियल सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया, और भारत का तीसरा स्थान। अब ये इंपॉर्टेंट है, कृषि जलवायु प्रदेश 15 है, ठीक है, भारत में कितने हैं 15, यानी जलवायु, जलवायु के अनुसार अलग अलग भागों में पूरे क्षेत्र को बांटा हुआ है, 15 भागों में बांटा हुआ है। जैसे शुष्क हो गया, हिमालय वाला हो गया, पठारी हो गया, तटीय हो गया, द्वीपीय हो गया। तो एकदम आसानी से याद रह जाएगा। देखो मैंने कलरफुल कर दिया अलग अलग, जैसे पूर्वी और पश्चिमी, हिमालय के 2 हो गए, हिमालय वाला जो भाग है ना उसमें 2 जलवायु क्षेत्र आ गए, एक तो पूर्वी हिमालय और एक पश्चिमी हिमालय। गंगा वाला जो क्षेत्र है गंगा नदी के हिसाब से उसमें 4 आ गए, निम्न गंगा, मध्य गंगा, ऊपरी गंगा, ट्रांस गंगा। निम्न नीचे वाला हिस्सा जो पश्चिमी बंगाल वाला जो है ना वहाँ वाला हिस्सा डेल्टा क्षेत्र, तो निम्न हो गई, मध्य हो गई, ऊपरी हो गई, ट्रांस। अब ट्रांस में शायद टोटल ऐसे कुछ आ गया होगा। पठारी, पठारी में भी 2 भाग आ गए, ठीक है, 2 हो गए पठारी के, पूर्वी और मध्य। जैसे दक्षिणी भारत का मैप आपको याद है तो ये त्रिभुजाकार है ना पठार, तो पूर्वी और 3 है इसमें, 3 क्या 4 है ना पठारी के। तो देखो पूर्वी हो गया, मध्य हो गया, पश्चिमी हो गया और दक्षिणी हो गया, ठीक है। तो 4 इसमें जो है वो इसमें भाग आ गए। अब है तटीय मैदान, तो एक तो ये तटीय मैदान, एक ये, तो पूर्वी और पश्चिमी, तो तट वाला भी इसमें 2 आ गए। तो देखो 4 2 6, 4 10 2 12, ठीक है। एक हो गया अपने शुष्क वाला, राजस्थान वाला शुष्क, और एक हो गया गुजरात का, ठीक है, गुजरात का एक, शुष्क का एक, और द्वीप वाला जो है वो हो गया एक। तो 1 2 3 और 12 3 15, ठीक है ना। तो हिमालय के 2, पठार के 4, पूर्व पश्चिम मध्य दक्षिण 2 हो गए तट के, ठीक है। और फिर इसमें मोटे तौर पे गंगा के 4,
भाग। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से हिमालय हो गया, फिर नीचे गंगा हो गई, फिर नीचे पठारी इलाका आ गया, फिर तट आ गया, फिर राजस्थान वाला आ गया, गुजरात अलग से है, गुजरात और द्वीप जो साइड में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से 15 जलवायु क्षेत्र है, मेरे ख्याल से आपको याद हो गए होंगे। भूमि सुधार 1948 में कानून बनाया गया जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद में। और एक भूदान आंदोलन का आपको पता होगा, भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने, भूदान आंदोलन जो है ना, या तो इसमें आ जाएगा, नहीं आएगा तो अभी बता देते हैं, 1951 में चलाया था विनोबा भावे, आचार्य गांधी जी के शिष्य थे। इन्होंने कहा कि भाई जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि है, उस समय बड़े बड़े जो जागीरदार थे, सैकड़ों बीघा, 500 बीघा, हजार बीघा ज़मीन उनके पास थी। तो उन्होंने कहा कि इतनी ज़मीन से आप क्या करेंगे, तो जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, उनमें आप बांट दो। तो उन्होंने वो आंदोलन चलाया भूदान करने का, कि ज़मीन उनको दान में दे दो और फिर वो ताकि कृषि कर लें। हदबंदी क्या होती है? हद कहते हैं ना, हद हो गई मतलब अधिकतम, उसे हद हो गया ना, अधिकतम भूमि की सीमा, कि भी किसी व्यक्ति के पास अधिकतम इतनी रह सकती है, पूरा गांव का गांव पड़ा तो उसका नहीं है। तो इस प्रकार के सरकार ने कानून बनाए। चकबंदी क्या होती है? छोटे खेत है, खेत को जोत भी बोलते हैं, को मिलाकर बड़ा खेत तैयार करना, ताकि क्या है, थोड़ी अब एकदम ही छोटा है, मान लो 1 बीघा 2 बीघा, उसमें कौन खेती करे, क्या उसका करे, क्या उसको बाएं, क्या है ना, क्या दोयर क्या निचोड़े। तो उस हिसाब से क्या है, बड़ा खेत हो तो थोड़ा सुविधा रहती है। तो ये सरकार ने की, हालांकि ऐसे तो अब कौन देता है पड़ोसी, पर सरकार ने सुधार किए थे उस समय। हरित क्रांति, हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज इसमें आए, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, नहरों का प्रयोग किया गया कि भाई सिंचाई हो, बीज अच्छा हो, और कीटनाशक उसमें डालें ताकि उसको फसल को खाए नहीं, तो फसल, तो बीज उर्वरक सिंचाई प्रौद्योगिकी क्रांति भी इसको कहते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन। पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखा गया, सबसे ज़्यादा गेहूं पर और फिर चावल पर इसका प्रभाव पड़ा, यानी इनकी फसल बहुत ज़्यादा होने लग गई। एक टाइम था मित्रों 1966 से पहले का, जब लाला बहादुर शास्त्री ने कहा था, जब भारत पाक का युद्ध हुआ था तो अनाज की कमी आ गई थी, अमेरिका से अनाज मंगाया तो उसने सड़ा हुआ अनाज भेजा। आज वही अमेरिका भारत के कंधे पे हाथ रख रहा है, क्योंकि भारत इस स्थिति में है कि यहाँ पे बहुत अच्छा बाज़ार है, भारत के साथ व्यापार की स्थिति अच्छी है, ठीक है। वो समय बदल गया है। तो उस समय क्या हुआ था, ये कहा था उन्होंने कि भारतीयों को सप्ताह में 1 दिन व्रत करना चाहिए, ताकि वो अनाज बचेगा। भाई 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन हो तो मैं साल में भी कितने सप्ताह हो गए भाई, 48 दिन लगभग। तो इतने लोग अगर रखेंगे तो इतना टन अनाज कम मंगाना पड़ेगा, ये स्थिति थी। फिर धीरे धीरे हरित क्रांति हुई और फिर भारत के पास अनाज बढ़ता गया, और फिर इतना अनाज हो गया कि हम विदेशों को बेचने लग गए। गोदाम भरे पड़े हैं, 2 रुपये किलो, रुपये किलो, इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। भाई भूखा नहीं सोए, भाई 1 रुपया 2 रुपया तो कोई कैसे कमा लेता है। फिर सरकार फ्री में भी पहले काम के बदले अनाज, इस प्रकार की योजनाएं चलाई। तो इस प्रकार से मतलब इन चीज़ों में बहुत बड़ा सुधार जो है वो हुआ है। फिर हरित क्रांति के बाद में नई संरचना अवधारणा आई। पहले हरित क्रांति का मूल्यांकन कर लेते हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो गया, खाद्य सुरक्षा मिल गई, मगर कुछ नुकसान हुए इसके, प्रादेशिक विषमता उत्पन्न हुई। जैसे कुछ राज्य पंजाब, हरियाणा आदि तो बहुत लाभान्वित हुए, परंतु बाकी को ज़्यादा लाभ नहीं मिला। जैसे पूर्वोत्तर के राज्य है या फिर दक्षिण के या छत्तीसगढ़ वगैरह राज्य हैं, इनको कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। गेहूं और चावल में ज़्यादा फायदा हुआ, बाकी में कोई दलहन तिलहन में ज़्यादा नहीं फायदा हुआ। मिट्टी को भी ज़्यादा अब उसमें उर्वरक डाल रहे हैं तो उसकी लवणीयता, क्षारीयता बढ़ गई, अनाज की गुणवत्ता कम हो गई, बीमारियां बढ़ गई, जल स्तर कम हो गया ज़्यादा सिंचाई से। ये इसके नुकसान हुए। देखो, एक फ़ायदा तो एक नुकसान तो कुछ ना कुछ तो होंगे, पर प्रयास ये रहता है कि कैसे इन नुकसान को कम करके बढ़ाया काम किया जाए। तो अब दूसरी हरित क्रांति या सदाबहार हरित क्रांति की जो बात है वो चल रही है। 1980 के दशक में ये अवधारणा आई, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें प्रथम हरित क्रांति के दोषों को दूर करके ये कहा गया कि भी पोषणीय विकास हो, विकास तो हो पर उससे आगे नुकसान ना हो, फायदा हो। ड्रिप सिंचाई लाएं, क्योंकि सीधी सिंचाई से क्या है, पानी बहुत वेस्टेज होता है।
तो ड्रिप सिंचाई फुहारे वाली। फिर अब अवधारणा आ गई बूंद बूंद सिंचाई, पाइप के बारीक छेद होते हैं सुई से और सीधा जड़ के पास में ही पौधे के पानी जाता है ताकि हवा में वाष्पीकरण कम हो। अब तो और भी आ रहा है, जैसे जेल, जड़ों में जेल डाला जाएगा, वो पानी को कुछ पदार्थ डालें वो पानी को रोक के रखेगा। तो वर्षा जल संग्रह है, ये सब चीज़ें जो है वो की जाए और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो। जैविक खाद का प्रयोग किया जाए। अब हरित क्रांति के लिए मृदा के स्वास्थ्य की बात रखी गई कि मिट्टी का भी ध्यान रखो, इसके हेल्थ के अनुसार फसल बो। जैविक और कंपोस्ट कौन सी, वो केंचुए वाली खाद। टिकाऊ जल संरक्षण की परमानेंट ऐसी कोई व्यवस्था हो, बारिश वाला संस्थागत प्रयास हो। आर्थिक समावेशन, गरीबों को सभी को शामिल किया जाए। संविदा कृषि, ठेके पर आधारित आदि पर बल दिया गया। मेगा फूड पार्क क्या है, सरकार के द्वारा बड़े बड़े पार्क स्थापित किए जाते हैं। इनके एक्यूरेट डाटा तो नहीं मिले, कई जगह 22, कई जगह कुछ दे रखा है। उसका मतलब ये हुआ कि घोषणा 39 की हो रखी है, 22-23 बन गए हैं, तो कुल 39 है, आप ध्यान रखना। अब हो सकता और भी कोई बढ़ गए तो पता नहीं। राजस्थान में अजमेर में बन रहा है, इसमें किसानों के उत्पादों को व्यापारियों के साथ कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने की प्रक्रिया, प्रसंस्करण करके मूल्य संवर्धन। यानी ये चीज़ याद रखना कि जो किसानों का उत्पाद है, जैसे मान लो गेहूँ है, गेहूँ उतना महंगा नहीं है, गेहूँ 1 किलो लोगे आप तो आपको मान लो उसके 20 रुपये, 25 रुपये, 15 रुपये जो भी हुआ। अब उसी गेहूँ के 1 किलो का आटा बना दिया, पीस के महंगा बनेगा। उसी आटे से मान लो बिस्कुट बना दिए अच्छी क्वालिटी के, तो और महंगा मिलेगा। ठीक है, तो वो प्रसंस्करण उसको बोलते हैं, प्रसंस्कृत करके और उसका मूल्य संवर्धन। अब उसी गेहूँ से फिर मैदे से मान लो वो ब्रेड बना देते हैं, फिर उसको सेक के वो लाते हैं रोटी सी पिज़्ज़ा, तो वो और महंगा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न कृषि योजनाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो एक पार्ट तो इसका लंबा हो जाएगा, पहले पार्ट में ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने ले ली है, दूसरा पार्ट इसका और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में मेन बातें आ गई, 90% मैटर कवर हो गया है, पर अब क्या 10% के लिए भी क्या है, अब ये देख लेते हैं पहले। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 से प्रारंभ हुई, सिंचाई नाम से पता चल रहा है। और प्रधानमंत्री किसान संपदा, तो ये असम से शुरू हुई, इसमें मेगा फूड पार्क वगैरह उनका। प्रधानमंत्री फसल बीमा 2016 में प्रारंभ हुई, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम खरीफ, रबी के लिए 1.5, देखो जैसे ये 2 अक्षर है तो 1.5, ये 3 है तो 2, ठीक है, रबी 1.5, ठीक है 1.5, और बाकी फसलों के लिए 5%। 2021-22 के बजट में 16,000 करोड़, ये छोड़ो बोले। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण आशा योजना, ठीक है, इसमें MSP का मूल्य बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है 2018 में प्रारंभ हुई, 2,000 रुपये की 3 किस्त आती है। ठीक है, निश्चित रूप से आपके खातों में भी आती होगी परिवार में, अगर जो खेत है उनके हिसाब से कमेंट करना। तो साल में 6,000 रुपये नगद आते हैं DBT सीधे खाते में। 2019 में फिर सभी किसानों को पात्र मान लिया। प्रधानमंत्री किसान मान धन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पेंशन सिस्टम है, पेंशन योजना किसानों को 2019 में प्रारंभ किया, झारखंड में रांची से। इसमें पहले 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान पात्र थे, अब 60 वर्ष कर दिया है कि 18-60 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो उसमें हर महीने कुछ रुपए जोड़ो, भी 100, 150, 200 देते जाओ, फिर वो कई साल हो जाते हैं ना, तो 60 साल था पहले, तो उसमें क्या है कि उसके बाद उसको पेंशन मिलने लगती है। तो 18 वर्ष के किसानों को रुपये 55, 40 के किसानों को 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम देना होता है। फिर वो खुद के पैसे होते हैं, जुड़ते जाते हैं, सरकार उसमें ब्याज देती है और फिर कुछ और राशि मिला के फिर उसको 60 वर्ष की आयु होने के बाद में 3,000 प्रति माह। अब 60 का ही अगर करेगा तो फिर उसको थोड़ा हो सकता है लेट मिले, तो 3,000 की पेंशन। कृषि निर्यात नीति 2018 में बनाई गई थी, हमने पढ़ लिया। और नई कृषि नीति 2021 में बनाई, थोड़ा सा और है, धैर्य रखो। ठीक है, इसमें आधारभूत संरचना का विकास और उत्पादों का मानकीकरण पर ध्यान दिया गया और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। कौन सी? ये निर्यात नीति में। ठीक है, और मधुमक्खी पालन विकास समिति का गठन प्रोफेसर देवराय की अध्यक्षता में किया गया। शहद उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है और भारत 7वें स्थान पर है। भारत ने अमेरिका को सर्वाधिक शहद, तो प्रथम स्थान पर शायद चीन ही होगा, फिर इसमें यहाँ टाइप नहीं हुआ। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम,
ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑनलाइन 2016 से प्रारंभ है। कृषि विपणन में मध्यस्थों की भूमिका को कम कर दिया है। लेन देन इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन 1000 कृषि मंडियां स्थापित की गई। ई नाम एक एकीकृत बाजार प्रणाली है, ये याद रखना है। एग्री पोर्टल, ये किसानों के लिए पोर्टल है। किसान कॉल सेंटर है 2004 में, ये नंबर है कॉल सेंटर के। नामा क्या है? ये है गैर कृषि नॉन एग्रीकल्चर जो है कृषिगत बाजार तक मार्केट गैर प्रशुल्क अवरोधों को कम करने के लिए संचालित विश्व व्यापार संगठन जो है ना WTO की एक वार्ता है ये। नई यूरिया नीति 2015 में इसमें कहा कि स्वदेशी यूरिया को बढ़ावा देंगे, स्वदेशी खाद को। प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड इंपॉर्टेंट है ये, स्वस्थ धरा खेत हरा। तो इस नारे के साथ में 2015 में गंगानगर के सूरतगढ़ से कि भी मृदा की सूरत देखनी है, ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। तो उसमें कार्ड बनता है किसान के लिए, जो उसकी ज़मीन की जांच होती है लैब में कि भाई ज़मीन की मिट्टी की थोड़ी सी सैंपल की, कि आपकी फिर रिपोर्ट आती है कि भाई आपकी मिट्टी के लिए ये तत्व है मिट्टी में, तो ये फसल आपके लिए उपयोगी, आपको ये बोनी चाहिए। तो दोस्तों निश्चित रूप से क्लास अच्छी लगी होगी, रिवीजन कर लेना इसका। आप 1 नंबर पेज पे जो डाटाज है उनको आप ज़रूर दोबारा दोहरान कर लेना। धन्यवाद।